नमस्ते। आज हम राजस्थान की धड़कन से जुड़े एक बहुत ही गहरे मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ, एक ऐसा मुद्दा जहां दो दुनियाएं टकरा रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ है विकास और हरित ऊर्जा की तेज रफ्तार और दूसरी तरफ है सदियों पुराना एक पेड़ जिसे वहां के लोग सिर्फ पेड़ नहीं मानते, वो उनके लिए विरासत है, उनका कल्प वृक्ष है, खेजड़ी। और आज की तारीख है 8 फरवरी 2026 और राजस्थान की धरती पर इसी खेजड़ी को बचाने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। सरकार ने कहा है कि वो नया कानून लाएगी, लेकिन जमीन पर हजारों लोग फिर भी विरोध कर रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। हमारे पास अखबारों की ताजा खबरें हैं, कुछ सरकारी दस्तावेज और जमीनी हकीकत को दिखाते कुछ विश्लेषण भी हैं। इनके आधार पर हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये सिर्फ पेड़ों की लड़ाई क्यों नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले जमीन पर चलते हैं, देखते हैं कि इस वक्त राजस्थान में, खासकर बीकानेर में हो क्या रहा है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन कह रहे हैं कि अपने चरम पर है। हाँ, बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने एक महापड़ाव चल रहा है, मतलब एक अनिश्चितकालीन धरना। जिसे आज 7 दिन हो गए। 7 दिन, और ये कोई छोटा मोटा धरना नहीं है। माहौल में एक तरह का तनाव और संकल्प दोनों साफ दिख रहा है। और आंदोलन का पैमाना भी बड़ा लग रहा है। बहुत बड़ा। आंदोलन के संयोजक हैं परसराम बिश्नोई। उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है। अच्छा। कहा है कि अगर सरकार ने उनकी सारी मांगे नहीं मानी तो 17 फरवरी को 5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ अनशन पर बैठेंगे। 5 लाख लोग? ये संख्या, ये तो अपने आप में इस मुद्दे की गंभीरता बता रही है। बिल्कुल। और आज भी माहौल को और ऊर्जा देने के लिए बीकानेर शहर में एक विशाल कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हजारों महिलाएं खेजड़ी को बचाने का संदेश लेकर सड़कों पर उतरेंगी। लेकिन सरकार की तरफ से भी तो कुछ पहल हुई है। हमने सुना है कि मुख्यमंत्री ने एक नए सख्त कानून का वादा किया है। बिल्कुल। और यहीं पर इस संघर्ष का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वो कैसे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा की कि खेजड़ी को बचाने के लिए एक सख्त कानून लाया जाएगा। उन्होंने खेजड़ी को राजस्थान की पहचान और रेगिस्तान का रक्षक तक बताया। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और इसके साथ ही सरकार ने बीकानेर और जोधपुर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर तुरंत रोक लगाने का एक लिखित भरोसा भी दिया। कागज पर तो ये एक बड़ी जीत लगती है ना? तो फिर आंदोलनकारी खुश क्यों नहीं है? अगर सरकार कानून ला रही है, कटाई पर रोक भी लगा रही है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उस भरोसे की शर्तों में है। आंदोलनकारियों की मांग थी पूरे राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की। और सरकार ने सिर्फ 2 संभागों में रोक लगाई। एक तरह से हाँ। सुबह मंत्री के विश्नोई ने जूस पिलाकर कुछ लोगों का अनशन तुड़वाया था, लेकिन शाम होते होते जब आदेश की हकीकत सामने आई तो वही लोग दोगुने गुस्से के साथ फिर से अनशन पर बैठ गए। तो मामला सुलझाने बल्कि और ज्यादा उलझ गए। बिल्कुल। इस जुनून को समझने के लिए मुझे लगता है हमें इस पेड़ की जड़ों तक जाना होगा, और सिर्फ जमीन में धसी जड़ों तक नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में फैली जड़ों तक। आखिर इस एक पेड़ को लेकर इतना गहरा लगाव क्यों है? ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। 1983 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, पर लोगों के लिए ये उससे कहीं ज्यादा है। रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं इसे, कल्प वृक्ष भी। हाँ, कल्प वृक्ष यानी वो पेड़ जो सारी इच्छाएं पूरी करता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसकी फलियों से वो विश्व प्रसिद्ध सांगरी की सब्जी बनती है, जो सूखे में भी पोषण देती है। बिल्कुल। इसकी पत्तियां, जिन्हें लूंग कहते हैं, वो पशुओं के लिए बेहतरीन चारा है। इसकी लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है। मतलब ये पेड़ रेगिस्तान में जीवन का आधार है। और इसका जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, वो तो शायद इस आंदोलन की असली आत्मा है। वही इसकी नींव है। इसके लिए हमें लगभग 300 साल पीछे जाना होगा। साल था 1730। 1730। हाँ, जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। वो अपना नया महल बनवा रहे थे और उन्हें लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो उनके सैनिक पास के खेजड़ली गांव में पेड़ काटने पहुंचे। उस गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते थे जो प्रकृति को पूजते हैं। और उन्होंने इसका विरोध किया होगा। विरोध से कहीं ज्यादा। अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला, वो पेड़ों को बचाने के लिए आगे आई। जब सैनिक नहीं माने तो वो एक खेजड़ी के पेड़ से लिपट गई और कहा कि पेड़ काटने से पहले उन्हें काटना होगा। हाँ, और सैनिकों ने वही किया। उन्हें देखकर गांव के दूसरे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें एक एक कर पेड़ों से लिपटते गए और अपनी जान देते गए। कितने लोग थे? कुल 363 लोगों ने उस दिन पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। 363 जाने?
पेड़ों से लिपट कर। आज के जमाने में तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये प्रकृति के प्रति आस्था की पराकाष्ठा है और अमृता देवी का वो नारा आज भी राजस्थान में गूंजता है। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तु जान। बिल्कुल, मतलब अगर सिर कटाकर भी पेड़ बच जाए तो भी ये सौदा सस्ता है। ये बलिदान गुरु जम्पेश्वर के 29 नियमों से प्रेरित था, जिनमें से 8 नियम सीधे तौर पर पर्यावरण और जीवों की रक्षा के लिए हैं। और इसी से चिपको आंदोलन की भी प्रेरणा मिली थी, है ना? हाँ, 1970 के दशक में उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन हुआ, उसकी प्रेरणा यही खेजड़ली की घटना थी। हमारे स्रोतों में इसके पौराणिक जुड़ाव का भी जिक्र है। मतलब ये सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि आस्था की गहराइयों तक जाता है। सही कहा। रामायण में जिक्र है कि भगवान राम ने लंका पर विजय पाने से पहले शमी वृक्ष यानी खेजड़ी की ही पूजा की थी। अच्छा। और महाभारत में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र इसी पेड़ की खोखल में छुपाए थे। तो ये पेड़ जीवन, इतिहास और आध्यात्म तीनों का संगम है। तो एक तरफ है ये आस्था, 300 साल पुराना बलिदान और हजारों साल की पौराणिक कथाएं, और दूसरी तरफ है 21वीं सदी की सबसे बड़ी जरूरत, क्लीन एनर्जी। और यहीं पर यह टकराव अपने सबसे तीखे रूप में सामने आ रहा है। इसी को हम ग्रीन एनर्जी बनाम ग्रीनरी का संघर्ष कह सकते हैं। देखिए, राजस्थान सौर ऊर्जा का हब बन रहा है, जो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जमीन चाहिए, और जो आंकड़े हमारे पास है उनके मुताबिक राज्य भर में 1,57,343 बीघा जमीन इन सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए दी जा चुकी है। और ये जमीन कोई बंजर रेगिस्तान नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते होंगे। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जमीनें अक्सर ओरन होती हैं। ओरन यानी गांव के पवित्र उपवन या चारागाह, जिन्हें सदियों से स्थानीय समुदाय देवता का मानकर संरक्षित करता आया है। इन पर किसी की निजी मिल्कियत नहीं होती, ये पूरे गांव की साझा संपत्ति होती है। इन्हीं पर स्थानीय लोगों की आजीविका और उनके पशुओं का जीवन निर्भर करता है। तो जब इन पर सोलर प्लांट लगते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते, बल्कि एक पूरी सामाजिक और पारिस्थितिक व्यवस्था उखड़ जाती है। और इसी जमीन के लिए जो पेड़ कट रहे हैं उनका आंकड़ा तो दिमाग सुन कर देने वाला है। एक स्थानीय विधायक ने विधानसभा में दावा किया है कि पिछले 15 सालों में 26 लाख से ज्यादा खेजड़ी के पेड़ काटे गए हैं। 26 लाख? 26 लाख! ये एक भयावह संख्या है। ये एक धीमी गति से हो रहा संहार है, और ये सब हो रहा है हरित ऊर्जा के नाम पर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल और विरोधाभास खड़ा होता है कि ये ऊर्जा असल में किसके लिए हरित है। यही तो सवाल है। अगर राजस्थान अपनी जमीन, अपने पेड़ कुर्बान कर रहा है तो क्या इसका फायदा राजस्थान के लोगों को मिल रहा है? यहाँ पर कुछ गंभीर नीतिगत सवाल उठते हैं। एक विश्लेषण से पता चलता है कि इन विशाल सोलर प्लांट से जो बिजली पैदा होती है उसकी लगभग 74% सस्ती बिजली दूसरे राज्यों को सप्लाई हो रही है। 74%? हाँ, और जिन गांव की चारागाह भूमि पर ये प्लांट लगे हैं उनमें से कई गांव आज भी बिजली की बेहतर सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। ये तो कमाल का विरोधाभास है। मतलब जमीन और पर्यावरण की कीमत चुकाए राजस्थान, और फायदा दूसरे राज्यों को मिले। लेकिन क्या खेजड़ी काटना कानूनी तौर पर इतना आसान है? इसे बचाने के लिए कोई कानून नहीं है? कानून तो है और काफी सख्त है। खेजड़ी की कटाई राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और वन अधिनियम 1953 के तहत पहले से ही प्रतिबंधित है। 1955 से? हाँ, और 2019 में तो वन विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके इस पर और भी सख्ती के निर्देश दिए थे। तो अगर कानून इतने साफ हैं, तो फिर ये 26 लाख पेड़ कटे कैसे? क्या ये कानून सिर्फ कागजों पर है? यही तो असल मुद्दा है। एक तो इन कानूनों को जमीन पर सख्ती से लागू करने में भारी कमी है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब सरकार खुद उस काश्तकारी अधिनियम में संशोधन पर विचार कर रही है। अच्छा, संशोधन क्यों? ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान अपनी जमीन इन बड़ी सोलर कंपनियों को आसानी से लीज पर दे सकें। कई लोग इसे संरक्षण कानूनों को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। मतलब एक तरफ संरक्षण के कानून है और दूसरी तरफ उन्हीं कानूनों में ढील देने पर विचार हो रहा है ताकि कंपनियों का काम आसान हो सके। बिल्कुल। क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? विशेषज्ञ लगातार वैकल्पिक समाधान सुझा रहे हैं। सोलर पैनल लगाने के लिए हरे भरे मैदानों और पेड़ों को काटना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, है ना? हाँ बिल्कुल।
इन्हें इमारतों की छतों पर लगाया जा सकता है, सरकारी दफ्तरों पर, यहां तक कि नहरों के ऊपर भी। पंजाब ने नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर एक सफल मॉडल पेश किया है। शायद ये थोड़ा महंगा विकल्प हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम कुछ पैसों की बचत के लिए अपनी अमूल्य जैव विविधता और सदियों पुरानी विरासत को दांव पर लगा सकते हैं? और जब इतनी बड़ी जमीन और इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है तो इसका असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं रुकता। इस जमीन की होड़ ने एक और चीज को जन्म दिया है, भ्रष्टाचार। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव है। एक समय था जब बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिलों को काला पानी की पोस्टिंग माना जाता था। कोई जाने नहीं चाहता था वहां। बिल्कुल। और आज जमीन के सौदों की वजह से ये जिले भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं। हाल के कुछ उदाहरण ही देख लीजिए। भणियाना के तहसीलदार को 15 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 15 लाख? हाँ, सिंधरी के एक पटवारी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये सारे मामले जमीन के पंजीकरण और सौदों से ही जुड़े थे। और ये सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, आरोप तो प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाने के भी लगे हैं। बिल्कुल। पोखरण के एक तत्कालीन एसडीएम ने अपने ही जिला कलेक्टर पर एक बड़ी सोलर कंपनी का पक्ष लेने के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया था। अब फिर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उस ईमानदार एसडीएम का तबादला कर दिया गया। ये घटना दिखाती है कि तंत्र के अंदर दबाव कितना ज्यादा है और दांव कितने बड़े हैं। ये सब देखकर सरकार की नीतियों में एक साफ दोहरापन या कहूं कि विरोधाभास नजर आता है। हाँ, एक तरफ सरकार एक पेड़ मां के नाम जैसा भावनात्मक अभियान चलाती है, 2 साल में 20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखती है और खेजड़ी के लिए नया कानून लाने की बात भी करती है। और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं या उन पर विचार हो रहा है जिनसे कंपनियों के लिए उन्हीं पेड़ों को काटना और जमीन हासिल करना आसान हो जाए। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास के बीच एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, जो प्राथमिकताओं की पूरी कहानी कह देता है। वो क्या है? जहां एक तरफ कंपनियों को हजारों बीघा जमीनें फटाफट आवंटित हो रही हैं, वहीं राजस्थान के लगभग 96,000 भूमिहीन किसानों के जमीन के लिए दिए गए आवेदन पिछले 20 सालों से सरकारी फाइलों में धूल फांक रहे हैं। ये दिखाता है कि प्राथमिकताएं कितनी अलग है। एक तरफ दशकों से इंतजार करते भूमिहीन किसान हैं और दूसरी तरफ कंपनियां जिन्हें हजारों बीघा जमीन तुरंत मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संरक्षण के कानून तो कागजों पर मौजूद हैं, बिल्कुल, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार और नीतिगत दबाव का तंत्र इतना मजबूत है कि 26 लाख पेड़ कट गए। ये सिर्फ पेड़ों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कटाई लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये सिस्टम की ही कटाई है। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें बताती है कि खेजड़ी का मुद्दा सिर्फ कुछ हजार पेड़ काटने या ना काटने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राजस्थान की सदियों पुरानी पर्यावरण चेतना, उसकी संस्कृति, भूमि के अधिकार और आधुनिक विकास के उस मॉडल के बीच एक सीधी टक्कर है जो अक्सर जमीन से जुड़ी हकीकतों को नजरअंदाज कर देता है। और ये संघर्ष हरित ऊर्जा की परिभाषा पर ही एक मौलिक सवाल खड़ा करता है। हाँ, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है जो इन सभी स्रोतों के केंद्र में है। जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे लिए ग्रीन का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कार्बन मुक्त बिजली पैदा करने का एक तकनीकी आंकड़ा है या इसमें उन जीवित सांस लेते पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना भी शामिल है जो पहले से मौजूद हैं और हजारों सालों से उस धरती को जीवन दे रहे हैं? सौर ऊर्जा की एक यूनिट की असली कीमत क्या है अगर उसे चुकाने के लिए हमें 500 साल पुराना एक कल्प वृक्ष और उससे जुड़ी एक पूरी संस्कृति को हमेशा के लिए खोना पड़े?